प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। सीटेट के एराइज बैच में आपका स्वागत है। सीटेट के एराइज बैच में आप जो स्टडी करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उसमें आज पढ़ते हैं साइंस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें आप पढ़ रहे हैं। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद आप करेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपको बता दें कि यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन लगाया गया है, हर एक क्वेश्चन में इस डिस्क्रिप्शन को लगाया गया है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन को तैयार करते चलते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आपको एक बात और बता दें कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाता है, जहां से आप इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो वहीं से प्राप्त हो जाएंगे, आपको डिस्टर्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। साइंस में हमने जो लक्ष्य रखा है 30 में 30 स्कोर करने का लक्ष्य रखा। सभी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे ऑनलाइन मोड के चाहे ऑफलाइन मोड के, सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप सब लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आर स्क्वायर फार्मूले पे काम होता है। अगर आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी से पढ़ लेंगे तो आप बड़े आराम से 30 में 30 प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए, बिना वक्त के बर्बाद किए हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आगे की दिशा में बढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आज का, ये सेकंड वीडियो है सीटेट का, और पहले प्रश्न का आपको आंसर बताना है। एराइज बैच के इस सेकंड वीडियो का आपको पहले प्रश्न का आंसर बताइए। शिक्षक द्वारा कक्षा 7 में बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम के को किस प्रकार से सार्थक रूप से समझाने का प्रयास बना। फिर से देखते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। यानी जो आंसर रखा गया है उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव आंसर होगा वही आपको बताना है। पहला है पोस्टर बनवा करके, बात सही है, ठीक है। उसके बाद निबंध लिखवा करके, ये भी बात सही है। बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवा करके। देखिए, ये ऐसी चीजें बच्चा अगर एक बार अपने मन में कर लिया, एक बार, जैसे ये भी सही है, पोस्टर बनवा करके, निबंध लिखवा करके, पहेली प्रतियोगिता करवा करके, सभी सही। लेकिन हमसे पूछा गया है चूंकि सार्थक आंसर कौन सा होगा, सबसे बेहतरीन आंसर कौन है, तो ये बच्चा जब उस मोहल्ले में जाएगा और लोगों से पानी के बारे में चर्चा करेगा, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेगा, किसी से पूछेगा भाई पानी क्या होता है, पानी का इवेपोरेशन कैसे होता है, पानी का कंडेंसेशन कैसे होता है। आप जानते होंगे जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो भाप बन करके उड़ जाता है। पानी की क्रिया, बर्फ बनने की क्रिया, भाप बनने की क्रिया, ये सभी क्रिया भौतिक रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं या भौतिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब बच्चा उनसे चर्चा करेगा सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे पानी नाले से छन करके खेतों में इरिगेशन के लिए हम उपयोग कर सकते थे, कैसे पानी का जो है हम कम उपयोग कर सकते हैं, पानी की बचत कैसे की जा सकती, पानी को गंदगी कहाँ से, पानी को दूषित कैसे होता है। इन सभी चीजों के बारे में जब बच्चा अपने मोहल्ले में लोगों से चर्चा करेगा तो वो लाइफ लॉन्ग उसे याद रहेगी, क्योंकि उसने इस एक्टिविटी को जिया है। और जब हम कहते हैं ना कि एक्टिविटी को करना और एक्टिविटी को जीना दोनों में अंतर है। जब आप किसी चीज को जीना शुरू कर देते हैं तो वह आपका हो जाता है, और जब किसी चीज को आप करना शुरू करते हैं तो आपका नहीं होता है, वो किसी और का हो जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को आप जीना शुरू कर दें, उस कार्य को अपना मान करके जीना शुरू कर देंगे तो वह कार्य आपका अपना हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बच्चा जब उस एक्टिविटी से करेगा तो वो अपने आप को सरवाइव करेगा, जिएगा उस एक्टिविटी को, तो उसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे सार्थक आंसर आपका यही। शिक्षक द्वारा कक्षा 7वीं के जो बच्चे हैं उनको पानी बचाओ विषय पर अधिगम का सार्थक तरीका यथार्थ परक ज्ञान उपलब्ध कराना चाहिए। यथार्थ परक, जो यथार्थ है उसी का ज्ञान वो ले, झूठी चीजों से बचे। अतः इसके लिए यदि बच्चों को पानी की खपत के विषय में स्वयं, इससे खुद से बच्चा खुद से करेगा, मोहल्ले के लोगों को साक्षात्कार तथा जल जांच आदि के क्रियाकलापों को करवाना चाहिए। कक्षा 6ठी यानी 6 का बच्चा है कि विद्यार्थी को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र दिखाता है। एक बच्चा है, उसे शिक्षक पढ़ाने गए हैं, लेकिन विज्ञान के टीचर हैं, जब वो देखें कि बच्चों को पढ़ाना तो उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक चित्र लगाया
और उन्हें कहता है, कौन कहता है? टीचर कहता है बच्चों से, क्या कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें। कौन? टीचर बच्चों से कह रहे हैं कि आप उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर के उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। बच्चों से कहा गया कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम में बताइए कि भोजन कैसे कैसे आपके शरीर में अंदर प्रवेश करता है और कैसे गुजरता है, किस अंग से होकर के गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? विद्यार्थियों की रेखा चित्र बनाने की कला को परखना, क्योंकि जीवन विज्ञान में रेखा चित्र बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों की समझ को समझना और तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना आदि। भावी शिक्षक अधिगम सत्र को तद अनुसार नियोजित किया जा सकता है। पता लगाना कि किस विद्यार्थी ने पहले से पाठ पढ़ा है और कक्षा में तैयारी करके अपना तद अनुसार उसका श्रेणी क्रम देता है। आप बच्चों के पूर्व विचार, आप जब अधिगम पढ़ते हैं तो उसमें पूर्व विचार आता है कि पूर्व विचार से आप ये पता करते हैं कि बच्चा कितना नॉलेज रखा है। पूर्व विचार यहाँ पे आकर के अपनी सभी पॉइंट को पूर्ण वैल्यू दे देता है। पूर्ण विचार आप जानते हैं एक सार्थक पॉइंट के रूप में माना जाता है। जब पूर्व विचार जानना चाहते हैं, आप सकल विकास करना चाहते हैं, तो वहां पे पूर्व जो विचार है आपका, ये बहुत सही आंसर हो जाता है। और इसी का मिलना आपका आंसर कहां पे लेके आता है? आपको पॉइंट सी पे आ जाता है। मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचार, जो पहले से उनके पास विचार है, यानी जो उन्होंने पहले से अध्ययन कर रखा है, कराने के लिए भावी शिक्षक सत्र का तदनुसार नियोजित किया जा सकता है। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। भावी शिक्षक अधिगम सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व यदि अध्यापक कक्षा 6 स्तर के विद्यार्थियों को उनकी जानकारी या ज्ञान के स्तर को परखने के लिए कोई एक्टिविटी देता है, तो यह भावी शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाता है, क्योंकि इस स्थिति में अध्यापक को बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी है यह मालूम पड़ जाता है और बच्चों के साथ उतनी ही परिश्रम से अध्यापक कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। कक्षा 7वीं का बच्चा है और इसके साथ क्या घटना घटी आप देखिएगा। कक्षा 7वीं का बच्चा है, बच्चे की अवधारणा, धुआं ऊपर क्यों उठता है। बच्चे के दिमाग में एक अवधारणा आ गई कि धुआं ऊपर ही क्यों जाता है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है। पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को, अब आप विज्ञान के शिक्षक हैं, बच्चा आपसे आके पूछ रहा है कि सर जी ये बताइए या मैम ये बताइए कि जो धुआं है ये ऊपर क्यों उठता है। अब मैम कहे अरे भाई हल्का होता है तो ऊपर उठता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में हल्का है नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, वो भी नहीं है चूंकि ऑप्शन में है नहीं। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अब आपको बताना है, जो भी सर मैम देख रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप इस कमेंट में बताएं कि आप अपने बच्चे को कैसे समझाएंगे। तो आप कहेंगे चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, चर्चा को एक समान मंच देना चाहिए, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए, चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए। आपके हिसाब से कौन सा सही? तो आप कहेंगे बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, यानी जितने बच्चे हैं चाहे वो फर्स्ट रो के बच्चे हों या लास्ट रो के बच्चे हों, या फर्स्ट सीट का बच्चा है या लास्ट सीट का बच्चा है, या पता चला ये बॉयज है या गर्ल्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी बच्चों को समान अधिकार देना है, यानी समान मंच आपको देना, ताकि सभी बच्चे उस बात के अपने तथ्य को रख सकें। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बोला कि सर धुआं इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, अब आप ये उसे बच्चे को वो नहीं करेंगे, उसे कह दे डांट के बैठा दें, उसे मार दें, नहीं। आप बल्कि ये बच्चे से कहेंगे ठीक बेटा तुम्हारा आंसर भी सही है, बाकी तो लास्ट में आप सारांश करेंगे, और लास्ट में चर्चा के अंत में आप क्या करेंगे, विचारों का सारांश निकाल करके कंक्लूजन तो आप ही को बताना है
कि देखो धुआं इसलिए ऊपर जाता है ऐसा। पहले आप बच्चों का ओपिनियन ले लिए, बच्चे उसके बारे में कितना जानते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको सही चीजें बता दीजिए। जैसे एक साधारण सा प्रश्न मैं एक दिन पढ़ा रहा था, 1 सेकंड लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं। तो मैंने एक साधारण सा प्रश्न पूछा क्लास 11th के स्टूडेंट से, बायोलॉजी ग्रुप के। तो मैंने पूछा कि ये बताइए कि जो बर्ड्स हैं, मैं पूरा मैमेलिया पढ़ा चुका हूँ, मैमेलिया तक पूरा किंगडम उंगडम खत्म हो गया था। मैं पढ़ा रहा था, तैसे मेरे जनरल दिमाग में आया कि एक पक्षी सामने वायर पे बैठी थी। मैंने पूछ लिया कि बताओ जो बर्ड्स होती हैं ये जो है वायर के ऊपर बैठ जाती हैं, तो इन पे करंट क्यों नहीं लगता। क्लास 11th के स्टूडेंट में से ज्यादातर स्टूडेंटों का आंसर यही था कि सर उनके जो है पैर में खून नहीं होता। ठीक। अब चूंकि आंसर उनका अपनी जगह जो भी वो कह रहे थे उससे हम खंडित करते हुए बाद में जब हमने सारांश किया, कंक्लूजन किया, तो मैंने उन्हें आंसर दिया ऐसा नहीं है। करंट आपके हड्डी से भी पास हो सकता था। करंट आपकी बॉडी जो है एक्टिव है, चूंकि वो एक फेस पे बैठे थे और एक फेस से करंट नहीं लगता जब तक कि अर्थ नहीं मिलता है। तो ये बात से बच्चों ने समर्थन किया, चूंकि फिजिक्स 11th में पढ़ रहे थे, इतना तो जानते ही हैं। लेकिन उनके दिमाग में पहले से कथित कहानी जो है, जो 10 रुपया रोडवेज पे बिकती किताब, उसकी कहानी जो थी उनके दिमाग में थी। तो ये चीजें आप पहले बच्चों का कंक्लूजन लेने के बाद ही, बच्चों से जो निर्णय है उनका लेने के बाद आप फाइनल कंक्लूजन जब बताएंगे, तो गलत को गलत और सही को सही करते हुए फिल्टर करके आप सही आंसर बच्चों को दे देते हैं। कक्षा 7वीं के बच्चों में पर्याप्त बोध क्षमता होती, क्योंकि 7वीं का बच्चा है तो आप ये मान चलिए कि लगभग वो बच्चा कितने साल का हो गया, 12 साल का हो गया। और 12 साल के बच्चे को क्या हो गया, एडोलसेंस में आ गया। एडोलसेंस एज कहां शुरू होती, 12 से 18 की, तो एडोलसेंस में आ गया। अतः किसी विज्ञान संबंधित तथ्य के विषय में प्रभावशाली चर्चा के लिए, जैसे कि धुआं ऊपर क्यों उठता है, बच्चों को एक समान मंच प्रदान करने और उन्हें विषय वस्तु के प्रति रुचि रखने की प्रक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए। क्योंकि जो उनकी रुचि है उसे नहीं स्वीकारेंगे ना, तो वो फिर कहेंगे कि हमारी बात सुनी ही नहीं जाती। वो पता चला अंदर अंदर ही कुंठित होता जाएगा, और कुंठित होगा तो वो अपने जो नॉलेज है उसका एक्सप्रेशन नहीं रख पाएगा। इस क्रम में चर्चा के अंत में बच्चों को विचार का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए कि आप लास्ट में बताएंगे कि सही आंसर क्या हो सकता है। आपके पास 2 परखनलियां हैं, एक में ए है और दूसरी परखनली को आपने लेबल किया है परखनली बी से। कभी आप केमिस्ट्री के लैब में प्रैक्टिकल किए होंगे तो इस तरह से आप किए होंगे। परखनली ए में हल्दी का पेस्ट भरा हुआ है, ठीक है, यानी उसे आपने परखनली ए में फिलअप किया। जबकि परखनली बी में आप फेनाफ्थलीन, वो भी येलो कलर का होता, उसे भी उसका जली विलयन भरा हुआ है। इन दोनों परखनलियों में तन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट HCl का आप उपयोग करते हैं, कुछ बूंदे डालते हैं। तो क्या होगा इसे आपको बताना है, ठीक है। कह रहा ए के पीला रहेगा, यानी पहली परखनली का रंग जो है पीला रहेगा, जबकि बी में गुलाबी रंग दिखाई देगा। बी वाली परखनली में गुलाबी रंग दिखाई देगा। फिर कह रहा है ए में पीला रंग रहेगा जबकि बी में रंगहीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी कह रहा है ए और बी दोनों लाल रंग के दिखाई देंगे। ए जो है वो लाल दिखाई देगा, बी जो है ये रंगहीन दिखाई देगा। अब मेरी बात को सुनिए, सही आंसर तो आप पा ही गए। सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब मेरी बात को सुनिएगा और इस डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से आपको 1 नंबर अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं फिल्टर करके। हो सकता है अलग से पूछ लिया जाए तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, हल्दी तथा फेनेथिलीन ये दोनों क्या है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब होता है अम्ल क्षार के सूचक है, ठीक, के तौर पे इनका उपयोग किया जाता है। हल्दी का जो जलीय विलयन होता है अम्ल मिलाने पर रंग नहीं देता। फिर सुनिएगा, हल्दी के जलीय विलयन में अम्ल यानी एसिड मिलाने से रंग नहीं देता, यानी जैसा है वैसा ही रह जाएगा, किसी दूसरे रंग में परिवर्तित नहीं होगा। हल्दी का जो जलीय विलयन होगा, घुली हुई हल्दी है, उसमें आप प्रयोग के लिए नींबू निचोड़ दीजिए। आप हल्दी थोड़ा सा लीजिए और उससे घोल करके उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, देखिए उसके रंग में परिवर्तन नहीं आएगा। परंतु जैसे ही उसमें क्षार मिलाते हैं, आपके मान लीजिए शर्ट है, सफेद शर्ट है, उस पर हल्दी गिर गई, अब उसे साबुन जैसे आप लगाते हैं देखते हैं लाल कलर का हो जाता है, उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। परंतु जैसे ही क्षार मिलता है उसमें तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। आपने देखा भी होगा ऐसा, अगर आपके साथ कभी घटना घटी होगी तो, और नहीं घटी होगी जानबूझ के घटा लीजिए, ठीक है।
तो जब जानबूझ के भी घटा लेंगे तब भी आप इस चीज को सीख पाएंगे। ठीक है, मजाक कर रहा था, बुरा मत मानिएगा। फिनेप्थिलीन अम्ल के कारण रंगहीन हो जाता है। फिनेप्थिलीन जैसे ही इसमें अम्ल मिलाया जाएगा यानी HCl मिलेगा, एक ऐसा होगा कलरलेस हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि हल्दी के पेस्ट को प्रखनली ए में चूंकि रखा गया था तो उसके रंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पीला का पीला रहेगा। जबकि फिनेप्थिलीन का रंग HCl मिलाने की वजह से कैसा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कलर लेस हो जाएगा यानी रंगहीन हो जाएगा। अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन तैयार करती है। कोई अनीता है, कोई स्टूडेंट है, ये परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का एक विलयन तैयार करती हैं। वह उसमें एल्यूमिना की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती हैं और माचिस की जलती हुई तीली एल्यूमिनियम का टुकड़ा डाली हैं और उसके बाद माचिस की जलती हुई तीली परखनली के मुख के पास लेके जाती हैं। यह करने से उन्हें क्या होता है, पॉप की आवाज सुनाई पड़ती है। जो वहां पॉप पॉप की आवाज सुनाई पड़ रही है, यह आवाज किसकी उपस्थिति का संकेत है? तो पहली बात तो आप 100% जानते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम मिलाया जाता है तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती, और जब हाइड्रोजन गैस आग के संपर्क में आएगी जलने के लिए तो वो पट पट की आवाज करेगी, वही पॉप की साउंड आपको दिखाई पड़ेगी। ये आंसर तो आपका सही हो गया। अब चीजों को समझिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन तथा एल्युमिनियम की क्रिया हाइड्रोजन गैस और सोडियम एल्यूमिनेट लवण बनाता है। अतः परखनली के मुख पर जलती तीली लाने से इस क्रिया में निकली हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस पॉप की धुन के साथ विस्फोट करते हुए जलने लगती है। जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा? जब जल यानी पानी तरल से यानी किसमें है, लिक्विड फॉर्म में है, वहां से वो गैसीय अवस्था में रूपांतरित होता है, तब निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव देखने को आपको मिलेगा? तो आप कहेंगे पहला बदलाव वहां जो मिलेगा वह होगा कणों की दूरी में बदलाव। जो कण हैं उनकी दूरी में क्या देखा जाएगा? बदलाव देखा जाएगा। जो भी कण हैं उनकी दूरी में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। थोड़ी सी डिस्टरबेंस के कारण बीच में आपका वीडियो कट गया था, तो यहां से फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कह रहे थे कि हम लोग यहीं से पढ़ रहे थे, ठीक है, शायद ओवरलैप कर जाएगा। देखते हैं। जब जल तरल गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तो उसमें कौन सा बदलाव होगा? तो आप कहेंगे कणों की दूरिया में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, कह रहा है कि पदार्थों की ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था उनके अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर निर्धारित होती है। जल के गैसीय चरण अवस्था में रूपांतरण होने से उनके अणुओं की परस्पर दूरी बढ़ जाती और तीव्र गतिज ऊर्जा के साथ एक बड़े आयतन में गति करने लगते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। 2 कॉलम दिए गए हैं और इन कॉलम को आपको मैच करना है और मैच करके सही आंसर को आपको बताना है। कॉलम ए में जीवों का मिलान कॉलम बी से करना है। देखो, लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाता है और दूध में पाया जाने वाला यह लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यह एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया होती है। तो सही आंसर हो गया लैक्टोबैसिलस का दही का जमना। ए हो गया, दूध में पाया जाता है, दही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूध में पाए जाने वाली केसीन प्रोटीन को ड्रॉपलेट के रूप में जमा करके दही बना देता है और जो दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर को खा जाता है, जिससे बचा हुआ हिस्सा क्या बचता है, एसिडिक हो जाता है और दही आपको खट्टी लगती। प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होता है यह क्या करता है? प्रोटोजोआ से आपको हो सकता है मलेरिया रोग हो सकता है। प्रोटोजोआ का एक मेंबर है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से आपको एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या होता है? मलेरिया नामक रोग हो जाता है। और मलेरिया रोग आप जानते हैं, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है जो कि प्रोटोजोआ है और यह मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। जो रोग होता है मलेरिया, इसमें सिनकोना वृक्ष की छाल से इसका उपचार किया जाता है जिससे क्यूनेन नामक दवा बनाई जाती है। राइजोबियम जो दलहन कुल के पौधे होते हैं जिसे लिगुमिनेसी कुल का पौधा कहा जाता है, दलहन कुल के पौधों की जड़ों में
एक गांठ पाई जाती है और उसी में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। यह उनका एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता होता है, तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, या एक कह दें साझेदारी का रिश्ता होता है। विषाणु जो होते हैं इससे एड्स होता है, एचआईवी। एड्स के लिए एड्स क्या होता है, एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, और एचआईवी नामक वायरस से यह रोग फैलता है। तो एचआईवी विषाणु है और एड्स जो है रोग का नाम है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन कौन सा है उसे चुनना है और आपको आंसर देना है। सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ठीक, पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, सभी रंग, कोई भी रंग की पत्ती होगी उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती। तो पहला आंसर ही आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है। सभी रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। किसी में क्लोरोफिल ए होता है, किसी में बी होता है, किसी में ए बी होता है, किसी में सी होता है, किसी में डी होता है। किसी वर्णक का क्लोरोफिल पाया जा सकता है जिसकी वजह से उनके रंग में थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन उनमें कुछ द्वितीयक रंजक जैसे सेकेंडरी पिगमेंट भी होते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड कहते हैं, जो हरे की तुलना में अन्य रंगों जैसे कि नीला, लाल आदि रंगों में परिवर्तित हो जाता है। इन कैरोटीनॉइड के कारण ही सजावटी पौधों की पत्तियां विविध रंगों की होती हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के द्वारा ही संपन्न होता है। तो ठीक है, अगला रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। रीमा अपनी दोस्त को बताती हैं कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भिंडी एक सब्जी है, अतः ही वह फल नहीं हो सकती। भिंडी को पकाकर खाया जाता, वह सब्जी नहीं, वह एक सब्जी है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह फल है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। आपको बताना, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह क्या है, एक प्रकार का फल है। यही आपका सही आंसर है। अब यहाँ आ जाइए, किसी पौधे में प्राप्त खाने योग्य भाग को फल या सब्जी इन प्रकार विभाजित किया जाता है कि पौधे के किस भाग से प्राप्त है। फल सदैव पौधे के पुष्प से विकसित होते हैं और उनमें बीज होते हैं, अतः भिंडी फल है, जबकि पौधों के अन्य भाग जैसे कि जड़, तना और पत्तियां सब्जी होते हैं, जैसे पालक, मूली, गाजर, अदरक। ठीक, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आते हैं आपके बताइए सब्जी के अंतर्गत। जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे जीवन का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? तो उस समय एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, जो हमारे बॉडी के सामंजस्य बनाए रखने में रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम क्रोध, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय होकर के एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण करती है। यहाँ आप कुछ दिए गए, इनको मैच कराना है तो मैच करा दिए। जड़, तना है, पत्ती है, बीज है, फल है। ठीक है, तो जड़ इसमें से कौन है? तो आप पढ़ेंगे तो गाजर इसमें से जड़ है। गाजर क्या है? इसमें से जड़ है। तो आपका पहले का आंसर तो गाजर हो गया। तना, गन्ना तना है, सही हो गया। बीज, बीज जो है वो क्या है? आपका मूंगफली है, मूंगफली बीज है। और फल कौन है? सेब है। तो आप कहेंगे डी, सी और ए बी, डी सी ए बी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होता है सही हो जाता है। यहाँ पे आपका मैच करा के दिया गया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? मनुष्य में होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खसरा है, चिकन पॉक्स से, हेपेटाइटिस ए है। चिकन पॉक्स से, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए। और किससे पूछ रहा है? वायरस द्वारा मनुष्य में होना। अच्छा, खसरा है, पोलियो, टाइफाइड। देखिए, और उसके बाद आपका है खसरा है, टाइफाइड, 6 रोग है।
तो पहले तो ध्यान से देखिए, ये देखिए 6 रोग, इसे टीबी कहते हैं। टीबी बैक्टीरिया से होता है, क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। खसरा किससे होता है, वायरस से होता है, ये सही हो गया। टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है बता दिया। पोलियो, पोलियोमाइलिट्स वायरस होता है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। चिकन पॉक्स वायरस होता है। तो आपका सही आंसर जो मैच कर रहा है, समूह दर्शा रहा है, वो कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। जो तीनों रोग किससे होते हैं, विषाणु से होते हैं या वायरस से होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, जैसे खसरा, चिकन पॉक्स या हेपेटाइटिस ए विषाणु जनित रोग हैं। ये क्रमशः खसरा रुबेला वायरस से होता है, जो है खसरा के बाद दूसरा कौन है आपका, चिकन पॉक्स से वेरिसेला वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस ए विषाणुओं के कारण ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है। जो स्वपोषी हैं यानी अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। शैवाल है, पालक है, टमाटर है, केला है। शैवाल है, अमरबेल है। तो सही आपका शैवाल, टमाटर, पालक, अमरबेला आपका सही आंसर था। जो दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में उनका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो कि निम्न है। तो पहला चरण होता है अंतःग्रहण, भोजन का अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। दूसरा भोजन अंतःग्रहण के बाद क्या होता है, उस पे आपका शुरू हो जाता है अंतःग्रहण के बाद डाइजेशन यानी पाचन शुरू हो जाता है। तो आपका अब हो गया पाचन। तो पहला ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन होगा अंतःग्रहण, तो आपका ए हो गया। दूसरा पाचन 2 हो गया। उसके बाद अवशोषण होगा 3 हो गया, स्वांगीकरण 4 होगा और निष्कासन 5 होगा। तो आपका ऑप्शन होगा डी ई ए सी बी, डी ई ए सी बी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। मनुष्य में भोजन में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्रिया है यह पाचन कहलाती है, जो विभिन्न चरणों से होकर के गुजरती है, जो निम्नलिखित है। अंतःग्रहण हो सकता है, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है, कौन सा ऐसा है जो विद्युत का चालक नहीं है। तो आश्रित जल जो है ये विद्युत का चालक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सिरका पोल में बन जाएंगे, जो नींबू पोल में बट जाएगा, लवण जल पान में पोल में बट जाएंगे, लेकिन जो आश्रित जल है वो पोल में नहीं बटेगा। इसलिए यहाँ पे ए बहुत पानी उष्मा का या जो है लाइट का क्या है, किसका चालक, विद्युत का चालक नहीं है। सिरका, नींबू, अरे एक सेकंड, सिरका, नींबू का रस तथा लवण इन सभी के द्रव में आवेशित का आयन पाए जाते हैं, अतः ये विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन आश्रित जल के में जल का पूर्ण शुद्ध रूप होता है, इसमें कोई आयनिक अशुद्धियां नहीं पाई जाती, इसलिए यह विद्युत का चालक नहीं होता। माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशी रूप से ऑप्टिकली अधिक सघन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है। माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है। तुलना करिए तो आप कहेंगे माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की समान है या अधिक है, अधिक है। माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति क्या है, अधिक है। सघन प्रकाशिक माध्यम में प्रकाश की चाल विरल प्रकाशिक माध्यम की अपेक्षा कम होती है। क्रम प्रश्नानुसार यदि माध्यम ए माध्यम बी से अधिक सघन है तो माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति भी क्या होगी, अधिक होगी। एक सेकेंड, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हम वायुमंडल में भार से चिपकते नहीं, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं, चिपकते नहीं, पिचकते नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और वह बाहर से दाब को निरस्त कर देता है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है।
अब आप कहेंगे कि आपका आंसर सही है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। वायुमंडलीय दाब के प्रभाव से हमारा शरीर पिचकता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर में भी वायुमंडलीय दाब के बराबर एक प्रकार का दाब सदैव बाहर की ओर कार्यरत रहता है, जिसका वायुमंडलीय दाब का प्रभाव निरस्त हो जाता है। पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है। इसका कारण क्या है? बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके। ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार के तुलना में कम है। ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। तो आपका सही आंसर है ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल भार का ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। किसी वस्तु किसी द्रव के तभी तैरती जब उसका भार उसके द्वारा हटाए गए वस्तु के भार के बराबर या वस्तु के भार से अधिक हो। आर्किमिडीज का सिद्धांत है। प्रश्नानुसार लोहे का खंड बर्तन में भरे पानी में डूब जाता है। इसका अर्थ है कि लोहे के खंड द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक में के भार से कम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है, इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। एक सीटी की उच्च आवृत्ति है, इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। सामान्यतः पुरुष की ऊंचाई महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि शेर निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो आप कहेंगे सामान्यतः पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। ठीक, पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण बताया गया, गलत है, क्योंकि महिलाओं की आवाज में आवृत्ति अधिक होने के कारण तारत्व अधिक होता है, अर्थात उनकी आवाज पुरुषों की तुलना में तीक्ष्ण होती है। यानी महिलाओं की आवाज तीक्ष्ण होती है और पुरुषों की आवाज तीक्ष्ण नहीं होती है। हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। वे ग्रह हैं, तो 2 ग्रह ऐसे शुक्र और यूरेनस। ठीक है, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में मूवमेंट करते हैं। हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह शुक्र और यूरेनस ऐसे हैं जिनका घूर्णन असामान्य है, अर्थात ये दोनों ग्रह सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन नहीं करते, बल्कि उनमें घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड। तो आप कहेंगे यूरिया। कौन है? यूरिया। मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। यह यकृत द्वारा हमारे भोजन से प्राप्त प्रोटीन का विखंडन किया जाता है। तो इस क्रिया में रक्त यूरिया नाइट्रोजन और BUN बनाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बनाता है। यह अंततः गुर्दा द्वारा रक्त से अलग छान लिया जाता है और मूत्र से गलित अवस्था में पहुंचकर शरीर से बाहर निकल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट कर देती हैं? तो 2 टुकड़ों को काटना कभी नहीं नष्ट होगा। तापन हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपका कौन आ जाएगा? तापन हो सकता है। पीटना, लगातार ज्यादा पीट देंगे तब भी उसका चुंबक खत्म हो जाएगा। सील करने से नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा B और C। तो आप तापन और पीटना इन दोनों को सही मान सकते हैं। क्षण चुंबक का चुंबकीय गुण सामान्य परिस्थितियों में स्थिर बना रहता है, लेकिन यदि क्षण चुंबक को गर्म किया जाता है और उसे जोर जोर से पटका या पीटा जाता है तो चुंबक का गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य दशा में चुंबक के ध्रुवों के बीच स्थित सभी परमाणु एक दिशात्मक रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन गर्म करने या पीटने से परमाणु नियमित रूप से भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ जाते हैं और उनके चुंबक का गुण नष्ट हो जाता है। नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति अब विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर देती है? कौन सी ऐसी जो है यहाँ पे विधि दी है जो सही गुण के लिए जानी जाती है? देखिए, विद्यार्थियों को पहले बीजों के अंकुरण का निर्देशन दिखा करके फिर वास्तव में विस्तार से व्याख्या की गई है। विद्यार्थी बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन और परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेता है।
विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध तथ्यों के प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। तो विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध तथ्यों के प्रयोग के द्वारा सीख के लिए प्रोत्साहित करना। आपका सही आंसर यही होगा। यदि विद्यार्थी को प्रयोग के माध्यम से किसी ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है तो यह उन्हें ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध कराता है। जैसे बीजों के अंकुरण को चने के वास्तविक अंकुरण द्वारा किए गए प्रयोगों से विद्यार्थी इसके प्रत्येक चरण को बहुत अच्छी तरह से कभी ना भूलने वाली स्थिति तक समझ पाया जाएगा। एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है। ठीक, उसके बाद वह जार से उसे ढक देता है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब आपको बताना कौन सा सही है। केवल कथन एक अवलोकन है, कथन ए और दो बी अवलोकन है, सभी कथन अवलोकन है, सभी तथ्य अनुमान है। तो आप कहेंगे कि जो है यहाँ पे कह रहा केवल एक अवलोकन है, यानी कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक, अब देखिए इसमें शिक्षक द्वारा कक्षा में एक जल्दी मोमबत्ती को मेज पर रखने के बाद उसे जार से ढक देने से बच्चों द्वारा यह देखना कि मोमबत्ती बुझ गई, यह एक अवलोकन है। बाकी आप उसमें क्या करेंगे, ज्ञान देंगे, वो अलग की बात है। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है, आपको बताना है। केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं? यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा? किसी पीपे यानी बैरल को समतल पृष्ठ पर सरकने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है? ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं? तो आप कहेंगे बी। तो सही आंसर होगा यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। दिए गए विकल्पों में मुक्त अंत वाला प्रश्न, यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, इस प्रश्न में उत्तर में विद्यार्थी अपने अपने ज्ञान के आधार पर अनेक उत्तर दे सकते हैं। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नियम दृष्टिगोचर तथ्यों से संबंधों में साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण है। वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। सिद्धांत केवल जीव विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञानों में मिलते हैं। सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार करते हैं, सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप है। तो आप कहेंगे नियम दृष्टिगोचर शब्दों से में संबंधों में साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों का स्पष्टीकरण है। विज्ञान के नियमों के अंतर्गत दृष्टिगोचर तथ्यों के संबंधों का सरलीकृत वर्णन किया गया है, जबकि सिद्धांत के माध्यम से दृष्टिगोचर तथ्यों का स्पष्टीकरण वर्णन है। कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमणों कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमणों कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? साक्षात्कार, प्रश्नावली, परीक्षण सूची या कागज पेंसिल परीक्षण? तो आप कहेंगे परीक्षण सूची आपका सबसे बेहतर होगा। आगे बढ़ जाएंगे। विज्ञान विषय में के संबंध में विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन का सर्वोत्तम साधन उनके द्वारा बनाई गई परीक्षण सूची का निरीक्षण करके एक विज्ञान शिक्षक या शिक्षिका अपने कौशल का मूल्यांकन सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी के साथ आपके प्रश्नों की यह श्रृंखला आज की आपकी कंप्लीट होती है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय